हेलो एवरीवन। तो हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है क्लास 9th की हिस्ट्री का। हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 पार्ट कर चुके हैं हम लोग। अब हम आज जो करेंगे, आज हम लोग करेंगे 3rd पार्ट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये और पार्ट 3 है ये। हम 1 और 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे 3rd पार्ट। और 3rd पार्ट शुरू करने से पहले मैं सेकंड पार्ट में हम कहाँ तक पहुँच गए थे वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फ्रांस में क्या हो गया था? फ्रांस में अब जो है संविधान सभा बन चुकी थी, संविधान सभा बन गई है अब। ठीक है, संविधान सभा। तो इस संविधान सभा ने क्या क्या तैयार किया? संविधान तैयार किया। इस संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। ठीक है, इस संविधान सभा ने एक संविधान तैयार किया और इस संविधान के अकॉर्डिंग क्या था कि राजा की जो पावर्स थी, राजा की जो पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्या है मतलब कि जो ये राजा जो कानून बनाता था, कौन सी पावर? कानून बनाने की पावर। अब जो भी कानून बनेगा वो क्या बनेगा? संविधान सभा बनाएगी उसको। ठीक है, संविधान सभा ही कानून बनाएगी। राजा और उसके मंत्रियों का कानून बनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में कोई हाथ नहीं होगा। अब राजा क्या है देखो, अब उसमें फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है? राजतंत्र तो है, राजतंत्र तो है, राजा की पोजीशन तो है। ठीक है, राजा तो है लेकिन उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी शक्तियां नहीं है। अब संविधान सभा ने क्या है? संविधान तैयार कर दिया है और उस संविधान के अकॉर्डिंग क्या है? 2 तरह के नागरिक होंगे। कैसे कैसे? एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। निष्क्रिय। इस संविधान ने क्या किया? इस संविधान सभा ने कहा कि हम संविधान बनाएंगे और उस संविधान में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 2 तरह के नागरिक हो गए फ्रांस के अंदर, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय नागरिक कौन होंगे? जो वोट दे सकते हैं। निष्क्रिय नागरिक कौन होंगे? जो वोट नहीं दे सकते हैं, जिनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। सक्रिय नागरिक कौन है? जो इलेक्शंस में भी खड़े हो सकते हैं। निष्क्रिय नागरिक कौन है? जो ना तो वोट दे सकते हैं ना ही इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। उनका काम क्या है कि जो संविधान सभा कानून बनाएगी बस उनको फॉलो करना, उसका पालन करना ही निष्क्रिय नागरिकों का काम होगा और निष्क्रिय नागरिकों का काम कोई नहीं होगा। तो देखो, नागरिकों की बात करते हैं तो उस टाइम फ्रांस में जनता थी 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ की जनता में सिर्फ 40 लाख लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला गया और इलेक्शंस में खड़े होने का अधिकार मिला गया। यानी कि बाकी की जनता कहाँ गई? 2.8 करोड़ में से 40 लाख लोगों को अगर वोटिंग का अधिकार मिला है तो बाकी की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला बाकी की जनता को। ठीक है ना, तो बाकी की जनता बस मुंह ताकती रह गई। तो जो ये बाकी की जनता मैं कह रही हूँ, ये बाकी की जनता है कौन? ये लोग हैं महिलाएं और गरीब लोग। कौन है? महिलाएं और गरीब लोग। यानी कि इस संविधान सभा ने महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं दिया और गरीब लोगों को भी कोई अधिकार नहीं दिया। तो क्या ये गरीब लोग और महिलाएं खुश होंगी इस चीज़ से? नहीं खुश होंगी। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों ने भी संघर्ष किया, इन लोगों ने भी स्वतंत्रता के लिए फाइट किया। ये लोग भी जो है लड़ रहे थे इस चीज़ के लिए कि राजा की शक्तियों को कैसे भी करके ख़त्म करें। ठीक है, ताकि हमारे लिए एक ऐसा संविधान तैयार हो कि हमें समान रूप से देखा जाए, कानून के सामने जो है हमें समान रूप से देखा जाए, हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इतने संघर्ष होने के बाद भी हुआ क्या? संविधान सभा तो बनी, संविधान सभा ने संविधान तो बनाया, लेकिन वो संविधान किसके लिए बन के रह गया? सिर्फ अमीर लोगों के लिए बन के रह गया। गरीब लोगों को और महिलाओं को इसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, वो निष्क्रिय नागरिक बन के रह गए। तो गरीब लोग बहुत दुखी हैं। अब क्या है? गरीब लोग और महिलाएं क्या है? बहुत दुखी हैं। महिलाएं और गरीब लोग। तो फिर से इन लोगों ने क्या कर दिया? इन गरीब लोगों ने, महिलाओं ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। तो जो गरीब लोगों को के भी छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रुप होते थे और महिलाओं के भी छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रुप होते थे। तो इन ग्रुप्स में एक था जैकोबिन क्लब। इन ग्रुप्स को बोलते थे, देख गरीब लोगों ने क्या कर दिया? ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए और इन ग्रुप्स को बोलते थे क्लब्स। एक क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, बहुत ही फेमस हुआ था वो। ठीक है, जैकोबिन क्लब बहुत ही फेमस हुआ था। और जो है इस क्लब का जो लीडर बना था वो कौन बना था? मैक्समिलन रोबेस्पियर। मैक्समिलन रोबेस्पियर जो था इस ग्रुप का लीडर था। तो जैकोबिन क्लब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, इन लोगों ने अपने आप को अमीरों से और कुलीनों से दूर रखा। इस क्लब के लोग थे कौन वैसे?
जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, मजदूर लोग, बहुत ही गरीब जो लोग थे वो लोग थे इस क्लब के मेंबर, जैकोबिन क्लब के मेंबर। ठीक है, इनका लीडर क्या नाम बताया था मैंने, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, तो इन जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे इन्होंने कहा कि हम लोग अमीर लोगों से बिल्कुल अलग हैं। तो अमीर लोग क्या पहनते थे, कैपरी तरह की एक पैंट पहनते थे, ठीक है, जिसको बोलते थे कुलात। क्या बोलते थे, कुलात बोलते थे। तो इन्होंने कहा कि हम कुलात नहीं पहनेंगे, हम तो पूरी पैंट पहनेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उनको सौ कुलात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौ कुलात। सौ कुलात का मतलब है कि वो लोग जो ये घुटने तक की पैंट ना पहन करके पूरी पैंट पहने, उनको बोलते हैं सौ कुलात। ये था जैकोबिन क्लब के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3। देखो, हमने चरणों की भी बात की थी। प्रथम चरण हमने पढ़ लिया है। ठीक है, प्रथम चरण में क्या था, प्रथम चरण में राजतांत्रिक संविधान लागू हो चुका है। मतलब कि राजा तो है लेकिन संविधान भी है, और ये जो राजा है संविधान के हिसाब से चलेगा। राजा की शक्तियां अभी खत्म हो चुकी है, राजा की सिर्फ पोजीशन बची है, राजा के पास पावर अथॉरिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ये संविधान बनके तैयार हो चुका है। गरीब जनता और महिलाएं बिल्कुल भी खुश नहीं है। अलग अलग क्लब्स बनने लगे हैं गरीबों के और महिलाओं के, और एक क्लब को बोलते हैं जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आता है हमारा द्वितीय चरण। ठीक है, तो 1789 से लेके 1792 तक का प्रथम चरण था। इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक राजतांत्रिक चरण। ठीक है ना, यानी कि राजतंत्र भी है इसमें और संविधान भी है, और संविधान भी है। अब सेकंड जो है वो क्या आ जाएगा, उग्र गणतंत्रवाद। क्या आ जाएगा, उग्र गणतंत्रवाद। ये पॉइंट दिमाग में रख के चलना कि अभी गरीब जनता और महिलाएं खुश नहीं है, वो अभी भी गुस्सा हैं। इस पॉइंट को अब जरा सा साइड में रख दो। ठीक है, अब और क्या हो रहा था, संविधान से तो लोग खुश थे ही नहीं, गरीब लोग और महिलाएं। और क्या हो रहा था, फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लग गया। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी जो है फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों का आपसी संबंध बिगड़ा। कैसे बिगड़ा, फ्रांस का और यूरोप के अन्य देशों का संबंध कैसे बिगड़ा। देखो, फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, अब राजतंत्र खत्म होने की कगार पे है। मतलब राजा है, राजा की पोजीशन भी है, लेकिन राजा के पास पावर नहीं है। और यही जो बात है यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गई, जहाँ पे राजतंत्र था। और राजतंत्र था जहाँ पे वहाँ के राजा क्या करेंगे, वहाँ के राजा खुद डरेंगे भी, और उनको इनसिक्योरिटी भी होगी, और उनको ये होगा कि अगर फ्रांस की जो आग है हमारे भी देश में पहुंच गई तो हमारे देश का भी राजतांत्रिक जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि हमें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो जिन जिन यूरोप के देशों में राजतंत्र स्थापित था, उन देश के राजाओं ने मिल करके फ्रांस को धमकी देने की कोशिश की। क्या कि आप राजा की बात मानो, आप राजतंत्र को स्थापित करके रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर राजा को हटाने की कोशिश करोगे, अगर राजतंत्र को हटाने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। किसके ऊपर हमला करेंगे, फ्रांस के ऊपर हमला करेंगे। तो फ्रांस की जो क्रांति की आग थी ये यूरोप में भी फैलती जा रही थी। कैसे फैलती जा रही थी कि यूरोप के अब जो जहाँ पे राजतंत्र स्थापित था वहाँ की जनता भी चाहती थी कि जैसे फ्रांस के लोगों ने हिम्मत करी है ना, हम भी कुछ हिम्मत करें, हम भी फ्रांस के क्रांतिकारियों को अपने देश में इनवाइट करें। तो ऐसा होने लग गया था कि जब दूसरे यूरोप के दूसरे देशों में, मान लो कि ये यूरोप है, ठीक है, मान लो कि ये यूरोप है, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रांस हो गया, ये क्या हो गया, फ्रांस हो गया। ये यूरोप के अलग अलग देश हैं, ठीक है, जिनमें राजतंत्र है, जिनमें क्या है, राजतंत्र है। अब यहाँ की जनता क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ की जनता ने क्या किया, यहाँ की जनता ने धीरे धीरे फ्रांस के क्रांतिकारियों को इनवाइट करना शुरू कर दिया कि हमें गाइड करो, कि ताकि हम यहाँ के राजा जो राजतंत्र है, ये हमारे देश का भी जो राजतंत्र है उसको ख़त्म कर सके, और हम क्या है, हमारे देश में भी संविधान लागू कर सके। तो इस जो है इसका डर वहाँ के राजाओं को लगने लग गया कि भाई ये आग तो हमारी तरफ आ रही है, और वो दिन दूर नहीं जब हमारी भी पावर ख़त्म हो जाएगी, हमारी भी कुर्सी छीन जाएगी फ्रांस के राजा की तरह। इसलिए क्या है, क्रांतिकारी जो फ्रांस थे, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, यूरोप के अन्य देशों के बीच संबंध बिगड़ने लग गया। अब ऑस्ट्रिया की बात करते, ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों के मना करने पर भी फ्रांस के राजतंत्र के समर्थक शरणार्थियों को अपने यहाँ
यहाँ रहने दिया। कहने का मतलब क्या है कि देखो ऑस्ट्रिया का लुई 16 की बात करते हैं, उस टाइम फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। और लुई 16 की शादी हुई किससे थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, मैरी एंटोनिटो। तो ये क्या थी? जो मैरी एंटोनिटो जो थी वो ऑस्ट्रिया की बेटी थी, यानी कि लुई 16 क्या हो गया? ऑस्ट्रिया का दामाद हो गया भाई। क्या हो गया? ऑस्ट्रिया का दामाद हो गया। तो ये ऑस्ट्रिया क्या करेगा? ऑब्वियसली अपने दामाद को तो सपोर्ट करेगा ना। तो वो लोग जो राजतंत्र को सपोर्ट करते थे, जो राजा को सपोर्ट करते थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया में जाके शरण ले ली, क्योंकि भय की लहर थी ना वहाँ। तो अब जनता गुस्से में थी, और जनता गुस्से में थी तो इन लोगों को पक्का पता था, जो राजतंत्र के जो सपोर्टर हैं इनको पक्का पता था कि कहीं हमारी बैंड ना बजा दे ये लोग, तो हम लोग भाग जाते हैं। तो बहुत सारे कुलीन लोग, बहुत सारे पादरी लोग जो थे फ्रांस से भाग चुके हैं, और इन्होंने फ्रांस से भाग के जगह ली कहाँ पे है? शरण ली कहाँ पे है? वो ऑस्ट्रिया में शरण ली है। तो जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को शरण मत दो, लेकिन ऑस्ट्रिया क्या थे? ऑस्ट्रिया तो अपने दामाद के लिए लॉयल था, है ना। तो ऑस्ट्रिया ने इन लोगों को, शरणार्थियों को जगह दी जो राजतंत्र के सपोर्टर थे, ठीक है। अतः व्यवस्थापिका सभा ने क्या किया? अप्रैल 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में कौन शरणार्थी छुपे हैं? जो राजतंत्र को सपोर्ट करते हैं, जो क्या है? राजतंत्र को सपोर्ट करते हैं। और राजतंत्र को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? संविधान सभा को खतरा, कि ये लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सकते हैं, दोबारा से राजतंत्र स्थापित कर सकते हैं, और हमारा दोबारा से वही हाल हो जाएगा, है ना। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लग गए। उनके होठों पे देशभक्ति के जो तराने थे उन्हें कवि रोजेट दी लाइल, इन्होंने क्या किया? रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये याद रखना, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? रोजेट दी लाइल। किसने लिखा था? मार्सिले ने लिखा था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अब जो है युद्ध छिड़ चुका है, और जो लोग थे, अलग अलग देहात के लोग, अलग अलग प्रांतों के लोग, वो इकट्ठा होने लगे, और देशभक्ति की भावना अब उनमें आ रही कि नहीं, हम राजतंत्र नहीं आने देंगे। और इन्होंने क्या गाना शुरू कर दिया? रोजेट दी लाइल नाम की रचना है जो मार्सिले ने लिखी थी, जो अब की फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है। किंतु फ्रांस की जो सेना थी, वो जो फ्रांस के लोग थे, वो बुरी तरह पराजित हुए। इस पराजय ने फ्रांस की जनता को विश्वास, इस पराजय से क्या हो गया? फ्रांस की जनता को विश्वास हो गया कि राजा ने ऑस्ट्रिया को फ्रांस की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के सारे भेद बता दे रही हैं, इसलिए राजा के प्रति जनता का जो रवैया था वो उग्र हो गया था। देखो फ्रांस की जनता ने क्या किया? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की जनता बुरी तरीके से हार गई। इस वजह से, हारने की वजह से फ्रांस की जनता को ये यकीन हो गया कि ये जो राजा बैठा है ना हमारे अंदर, ये सारे के सारे हमारे सीक्रेट्स बता रहा है, हमारी सेना क्या, हमारी प्लानिंग होगी, कितने जो है हमारे लोग, कितने सैनिक हैं, कितने हमारे पास हथियार है। देखो दूसरे देश को इतना ही पता लग जाए ना कितनी सैन्य शक्ति है जो लड़ने आ रही है ना, और कैसे कैसे हथियार है। अगर दूसरे देश को ये पता लग जाए लड़ाई में, तो क्या वो अपनी तैयारी नहीं करेगा? तो ऑस्ट्रिया अपनी तैयारी करके आया था, और ऑस्ट्रिया ने बुरी तरीके से फ्रांस की जनता को हरा दिया, और फ्रांस की जनता को यकीन हो गया कि ये जो राजा है हमारे देश में बैठा है, लुई 16, ये धोखेबाज है। और फ्रांस की जनता को उसके ऊपर और भी गुस्सा आया, है ना। तो फ्रांसीसी राजतंत्र के समर्थन में क्या है? प्रशा और ऑस्ट्रिया ने घोषणा की कि फ्रांस की जनता राजा की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। ऑस्ट्रिया ने तो हराई दिया फ्रांस की जनता को, प्रशा भी आ गया। प्रशा देखो मेरी बात सुनो, ये क्यों साथ दे रहे हैं फ्रांस का, सॉरी फ्रांस के राजा का, लुई 16 का? ये इसलिए साथ दे रहे हैं कि भाई आज ये जो आग फ्रांस में लगी है ना, राजा को हटाना राजगद्दी से, ये आग यहाँ भी आ सकती है, और इससे पहले ये आग यहाँ आए, क्यों ना फ्रांस के क्रांतिकारियों को, फ्रांस की जनता को सबक सिखाया जाए कि राजा ही सब कुछ है ना। ये लोग राजतंत्र हटने देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए क्या हुआ? प्रशा और ऑस्ट्रिया ने अभी ये घोषणा कर दी फ्रांस की जनता को हरा के, देखो हमने तुम लोगों को युद्ध में हरा दिया है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने कुछ, जो तुम युद्ध करने आ रहे हो, इसलिए चुपचाप से अपने राजा की बात मान लो, राजा की आज्ञा का पालन करो, नहीं तो हम फिर से तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। इस तरीके से क्या फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। इस घोषणा से फ्रांस की जनता और ज्यादा उग्र हो गई।
एक तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में फ्रांस की जनता हार चुकी है, दूसरा गुस्सा ये कि राजा, फ्रांस का राजा जो है उनके सारे सीक्रेट्स बता रहा है, उनके सारे भेद बता रहा है। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये लंका ढाने का काम कौन कर रहा है? लुई 16 कर रहा है, सारे के सारे भेद बता रहा है, और ऊपर से इनको धमकियां आ रही है। तो इस वजह से जनता क्या हो गई? और ज़्यादा उग्र हो गई। उग्र होने के बाद जनता क्या करी? अच्छा ले, अब तो हम राजतंत्र को हटा कर रहेंगे। और उसने क्या किया? राजा को घेर लिया, राजा के महल तक पहुंच गए। राजा भाग कर व्यवस्थापिका सभा की शरण में पहुंच गया। ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, है ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की शरण में जैसे ही पहुंचा, जनता ने कहा कि ये जो व्यवस्थापिका सभा इसको शरण दे रही है, इसको तो ख़त्म कर दो, क्योंकि बनाया तो हमने ही है ना व्यवस्थापिका सभा को। कौन सी जनता? चाहे अमीर लोगों ने बनाया, लेकिन क्या था, वो अमीर लोग भी अब इसके जो है फेवर में नहीं थे, क्योंकि वो हारे हैं फ्रांस जो है वो हारा है ऑस्ट्रिया से। इस वजह से व्यवस्थापिका की जो सभा को भी क्या किया जाएगा? अब खत्म किया जाएगा। और अब ये विचार किया जाने लगा कि व्यवस्थापिका सभा भंग की जाए। क्यों? क्योंकि वो तो शरण दे रही है राजा को। हम तो नहीं चाहते कि राजा को शरण दे, क्योंकि राजा तो धोखा दे रहा है हमें। इसलिए व्यवस्थापिका सभा भी भंग की जाए और चुनाव जो है, इलेक्शंस जो हैं वो दोबारा होने चाहिए। और इस तरीके से अब व्यवस्थापिका सभा को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और अब राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। आप सीक्वेंस देख रहे हो, सबसे पहले बनी नेशनल असेंबली। सबसे पहले क्या बनी थी? नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, और अब कौन सी बन गया? नेशनल कन्वेंशन बन चुका है, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन की बात करते हैं। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। नेशनल कन्वेंशन में अब राजतंत्र का अंत कर दिया गया। देखो, पहले क्या था? जो संविधान बना था उसमें राजतंत्र था, राजा की पोजीशन थी। अब राजा की पोजीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। बहुत बड़ी जीत थी। गणतंत्र का मतलब क्या है? एक ऐसा देश जिसमें जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव, सरकार का चुनाव जनता करती है, आम जनता करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है? अब राजतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है और देश एक गणतंत्र घोषित हो चुका है। राजा पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। इस तरीके से 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पे चढ़ा दिया गया और उसकी वाइफ को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। वो मैं आपको बता रही थी ना, सौकुलात, ये है सौकुलात। तो जो ये अमीर लोग थे, यहाँ घुटने तक के पहनते थे, इन्होंने कहा कि हम तो पूरी पैंट पहनेंगे। तो ये जो है, ये सौकुलात यानी कि जैकोबियंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके का पहनावा था। तो जैकोबियों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। ये जो जैकोबिन क्लब था, इसी बीच में इस जैकोबिन जो ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से नेशनल कन्वेंशन पे अटैक कर दिया। और अब क्या था? पावर में कौन थी? नेशनल कन्वेंशन थी। अब नेशनल कन्वेंशन के ऊपर जैकोबियंस ने अटैक कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली नेशनल कन्वेंशन से, ठीक है। और जिरोंदिस्तों को भी गिरफ्तार कर आतंक के राज्य यानी कि राइन ऑफ टेरर की स्थापना करी। अब ये राइन ऑफ टेरर की हम बात करते हैं, उससे पहले बात करेंगे कि नेशनल कन्वेंशन के कार्य क्या थे। देखो, सबसे पहले नेशनल असेंबली बना, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसके बाद जो था आपका ये व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव असेंबली बना, और उसके बाद अब जो बन गया है वो था नेशनल कन्वेंशन। तो ये जो नेशनल कन्वेंशन बना था, इसने काम क्या क्या किए थे? बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। एक तो अमीरों पे भी क्या है, टैक्स कर दिया गया कि वो भी टैक्स देंगे, आय कर देंगे, इनकम टैक्स देंगे, और युद्ध कर भी लगाया गया। दूसरा क्या? कालाबाजारी को रोकने की व्यवस्था की गई। तीसरा क्या है? फ्रेंच को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और वो लोग जो ऋण नहीं चुकाते थे, पहले क्या होता था कि जो लोग अपना कर्ज नहीं दे पाते थे, जो लोग अपना जो है ये ऋण नहीं चुका पाते थे, उनको पहले जेल में भेज दिया जाता था। अब ये जो है कानून ये खत्म कर दिया गया, यानी कि जो लोग ऋण नहीं चुका पाएंगे उनको जेल में तो नहीं भेजा जाएगा। और सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर पारिवारिक जीवन में समानता को स्थापित किया गया। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो अगला उत्तराधिकारी होगा आपकी जो जगह पे बैठेगा वो बड़ा पुत्र ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। समानता का अधिकार दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्रता की
स्थापना दिवस से एक नया पंचांग यानी कि 22 सितंबर 1792 लागू किया गया। मापतोल की नई पद्धति जैसे ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई और धर्म के मामले में राज्य ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया और पादरियों को कोई मान्यता नहीं दी गई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आई होप आपको पता हो, यानी कि सब धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, तो ये सारे थे नेशनल कन्वेंशन के कार्य। बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो नेशनल कन्वेंशन पे अटैक हो गया। किसका? जैकोबियंस का अटैक हो गया। तो सारी पावर किसके पास आ चुकी है? जैकोबियंस के पास आ चुकी है। और जैकोबियंस ने क्या किया? राइन ऑफ टेरर एक जो है इस्टेब्लिश कर दिया है, यानी कि राइन ऑफ टेरर, आतंक का राज। क्या है? आतंक का राज। कैसे? जो रोबेस्पियर जो लीडर था जैकोबियंस का, इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। आतंक के राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। ये जो गरीब लोग थे वो आ चुके हैं, ठीक है, और एक बार फिर से अव्यवस्था हो गई है। देखो, होना तो ये चाहिए था कि व्यवस्था एक बननी चाहिए थी। अब गरीब लोग पावर में, जैकोबियंस पावर में आ चुके, तो इनको काम तो ये करना चाहिए था कि अच्छा अब हमारे पास पावर होगी तो हम लोग कुछ काम करें, गरीबों को भी राइट्स दें, महिलाओं को भी जो है राइट्स दें। लेकिन इन्होंने और ख़राब कर दी चीज़ें। कैसे ख़राब की? तो इन्होंने क्या किया, जैकोबियंस ने मिलकर कि जो लोग जैकोबियंस के कानून का पालन नहीं करेंगे उनको मार देंगे, काट देंगे, उनको फांसी की सजा दे देंगे। तो जो कोई जैकोबियंस के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। इस तरह के हो गए थे कौन? जैकोबियंस। तो रोबेस्पियर ने सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ाना शुरू कर दिया। गिलोटिन में आपको दिखाऊंगी क्या होता है, ठीक है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया, इतना स्ट्रिक्ट था रोबेस्पियर अपनी नीतियों को, अपने कानूनों को लेकर, कि उसके जो सपोर्टर थे ना वो भी डरने लग गए थे एक टाइम पे रोबेस्पियर को आगे। देखो, मान लो कि रोबेस्पियर ने कोई कानून बनाया, ठीक है, लेकिन कोई सपोर्टर है रोबेस्पियर का ही या फिर उसके ग्रुप का ही, अब वो कह रहे कि नहीं इस कानून में थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए। तो जैसे ही उसी के सपोर्टर ने थोड़ा सा उसको सलाह मशवरा देने की कोशिश की, तो रोबेस्पियर ने उसको कटवा दिया कि जो मैंने बोल दिया वही कानून है। तो बात तो घूम फिर के वहीं पे आ गई ना। तो अंततः तो ये जो सपोर्टर थे वो भी क्या है, त्राही त्राही करने लगे थे। और लास्ट में हुआ क्या, अंत में जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। किसको? रोबेस्पियर को, क्योंकि रोबेस्पियर ने बहुत सारे लोगों को जो निर्दोष थे उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया, उनको फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है, कटवा दिया गया। रोबेस्पियर इतना ज़्यादा, इसको ऐसे ही आतंक का राज नहीं बोलते, छोटी बात नहीं है। रोबेस्पियर ने बड़ी बेरहमी से लोगों को मारा। जैकोबिन क्लब से जो मेंबर थे ना, गुंडे थे, और उन्होंने बड़ी बेरहमी से लोगों को मारा है। तो एंड में हुआ कि न्यायालय ने पाया कि ये जो रोबेस्पियर है ये क्या है, दोषी है, और इसको क्या है, इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको भी सजा दी जाए। तो रोबेस्पियर के साथ हुआ क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि रोबेस्पियर ने इतने सारे निर्दोष लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। तो अब बारी किसकी है? अब रोबेस्पियर की। तो रोबेस्पियर की भी मृत्यु कैसे हुई थी? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया उसको भी, और इसी के साथ आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। मतलब कि रोबेस्पियर की मृत्यु के साथ ही आतंक का जो राइन ऑफ टेरर था, जो आतंक का राज था, वो खत्म होता है, ठीक है। तो ये था गिलोटिन। ये गिलोटिन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, ये इंसान है, यहाँ पे उसकी गर्दन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इंसान आया, यहाँ पे उसको सेट किया गया, और ऊपर से ये जो धारदारी जो ये जो है ना, ये धार जो है, ये क्या करेगी, उसके गर्दन पे गिरेगी और एकदम से उसकी गर्दन कट जाएगी। इसका मोटिव सिर्फ यही था कि जब इंसान को मारा जाता है तो उसको दर्द ना हो, एकदम से उसकी गर्दन कट जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये रोबेस्पियर है, उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, गर्दन को कटवाना, ठीक है। ये जो है ना, ये गिलोटिन है, इस पे चढ़ा दिया गया, राइट। तो आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। सेकंड जो तीसरा चरण है वो हमने पढ़ लिया है। प्रथम चरण की बात की हमने, सॉरी थर्ड पार्ट कर लिया है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमने कर लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और थर्ड पार्ट में हमने कौन सा सेकंड चरण पढ़ा, जिसमें हमने उग्र गणतंत्रवाद पढ़ा। और उग्र गणतंत्रवाद में हमने देखा कि फ्रांस की जनता मतलब कि जो गरीब और महिलाएं थी वो काफ़ी दुखी थे, ग्रुप्स बनने लगे हैं, और उन ग्रुप्स में एक जैकोबिन क्लब बहुत फेमस हुआ। इस जैकोबिन क्लब ने क्या किया, आतंक का राज स्थापित कर दिया था, और उसका जो लीडर था एंड में वही, उसी को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि इस आतंक के राज की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर तृतीय चरण देखेंगे कि तीसरे चरण में क्या हुआ। पहला चरण हमने देखा जिसमें कि पहले चरण में हमने क्या देखा, जिसमें कि संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक
राजतंत्र है। देखो कहानी को पकड़ के रखो, ठीक है। दूसरे में क्या आया, दूसरे में आ गया उग्र राजतंत्र, सॉरी गणतंत्र, उग्र गणतंत्र, मतलब कि राजतंत्र अब समाप्त हो चुका है, अब गणतंत्र आ चुका है, ठीक है। उग्र गणतंत्र किसकी देखरेख में आया था, जैकोबिन क्लब की देखरेख में। और जो लोग परेशान थे भाई उग्र गणतंत्र आया क्यों था, फ्रांस के दूसरे जो है यूरोप के जो दूसरे लोग हैं फ्रांस के, उसके साथ रिलेशन बिगड़ने लग गए हैं, युद्ध होने लगे, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने धमकी देना शुरू कर दिया है, फ्रांस के लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं अब कि इनकी क्या औकात है, ये दूसरे देश के लोग जो हमें जो है धमकियां दे रहे हैं। लेकिन क्या है, अब जब अपना ही सिक्का खोटा तो क्या कर सकते हैं, जब हमारे देश का ही राजा उनको हमारे भेद बता रहे तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो फ्रांस की जनता गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि दूसरे देश के लोग भी हम, दूसरे देश के राजा भी हमें बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं, ठीक है। इसी बीच में फिर नेशनल कन्वेंशन बन गया। नेशनल कन्वेंशन बनने के बाद उस पर अटैक किया जैकोबियंस ने, जैकोबिन क्लब आ गया, राइन ऑफ टेरर आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो जैकोबिन क्लब का जो ये लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। अब थर्ड जो चरण होगा, तीसरा जो चरण होगा, उसमें पढ़ेंगे हम उदार गणतंत्रवाद। देखो नाम अच्छा लग रहा है ना, अच्छा सा लग रहा है ये तो, उदार गणतंत्रवाद। अब उग्र गणतंत्रवाद खत्म हो चुका है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की मौत के साथ ही। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम उदार गणतंत्रवाद, और फोर्थ में हम देखेंगे क्या तानाशाही फिर से आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है ये चारों पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर समझ आ रहा है थोड़ा बहुत भी या ज़्यादा भी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।